सेल इंजरी के डेफिनेशन को समझना होगा। सेल इंजरी इज डिफाइंड एज द अल्टरेशन is in the cellular function due to the variety of stress over the cell which is due to change in the external and internal environment of the cell। यानी जब सेल के ऊपर डिफरेंट तरीके का स्ट्रेस ओवर हो जाता है, डिफरेंट तरीके का स्ट्रेस, चाहे वो जेनेटिक हो, फिर चाहे वो माइक्रोबियल हो, फिजिकल हो, केमिकल हो, तो डिफरेंट तरीके का स्ट्रेस के ज़रिए जो है सेलुलर फंक्शन में अल्टरेशन यानी बदलाव आता है, जिसके चलते सेलुलर के एक्सटर्नल या फिर इंटरनल एनवायरमेंटल में चेंजेस आते हैं, जिसे हम कहते हैं सेल इंजरी। और इससे सेल क्या होता है, डैमेज हो जाता है। तो सेल इंजरी दो तरीके से हो सकता है, जिसमें जेनेटिक फैक्टर और एक्वायर्ड फैक्टर है। तो हम इसको जो जेनेटिक फैक्टर है फिर एक्वायर्ड फैक्टर को जानने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा। दिस सेलुलर रेस्पॉन्स टू बी चेंज डिपेंड्स ऑन, यानी जो सेलुलर रेस्पॉन्स है वो चेंज होता है, किसके ऊपर डिपेंड्स करता है उसके बारे में हमें जानना होगा। होस्ट फैक्टर, द टाइप्स ऑफ सेल एंड टिश्यू इन्वॉल्व। फर्स्ट है होस्ट फैक्टर। होस्ट फैक्टर में जो है सेल या फिर टिश्यू उसमें इन्वॉल्व होता है, और जो है फैक्टर परटेनिंग टू इंजरीज एजेंट एक्सटेंट एंड टाइप्स ऑफ सेल इंजरी। और जो डिफरेंट तरीके का सेल इंजरीज होता है उसमें जो है इंजरी एजेंट जो है वो एक तरीके का फैक्टर्स होता है, यानी जो सेल इंजरी होता है, टाइप्स ऑफ सेल इंजरी, फिर एक्सटेंट, उसमें जो है फैक्टर परटेनिंग टू इंजरीज एजेंट, जो इंजरीज एजेंट्स है जो कोई सेल को डैमेज करता है वो भी एक तरीके का फैक्टर है। तो होस्ट फैक्टर और इंजरीज परटेनिंग फैक्टर परटेनिंग टू इंजरीज एजेंट। तो हम देखते हैं कि जो सेल इंजरी होने के बाद उसकी क्या रिस्पॉन्स होता है। अडेप्टेशन टू चेंज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिमांड ऑफ द सेल। जो सेल इंजरीज हो जाता है तो अपने आप जो सेल अडेप्टेशन करना स्टार्ट कर लेता है, यानी जो है उस अपने आप को हीमोस्टेटिस को मेंटेन करता है सेल आफ्टर द सेल इंजरी। एंड इफ द स्ट्रेस ओवर सेल इज माइल्ड टू सेल रिवर्ट बैक व्हेन द इंजरीज एजेंट इज रिमूव्ड एंड इज रिवर्सिबल सेल इंजरी। यानी जो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है सेल अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, उसकी जो हीमोस्टेटिस है एक ऑप्टिमल कंडीशन में अपने आप को मेंटेन करता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जब सेल इंजरीज होता है, इंजरीज होने के बाद जो उसमें जो इंजरीज एजेंट्स है, स्ट्रेस है, उसको रिमूव करने के बाद वो फिर से रिस्टोर होता है एक नॉर्मल सेल में, जिसे हम कहते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। अगर वो पॉजिटिव एजेंट्स कंटिन्यूसली उसे डैमेज करता रहेगा तो जिसके ज़रिए सेल का जो इंटरनल जो मेटाबोलाइज्ड है वो मेटाबोलाइज हो जाता है सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर, तो जिसके ज़रिए सेल पूरा डैमेज हो जाता है, जिससे सेल फिर से एक नॉर्मल पोजीशन में नहीं आ पाते, जिससे हम कहते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो ये था 3 रेस्पॉन्स आफ्टर द सेल इंजरी, यानी जो सेल इंजरी होने के बाद इन 3 तरीके का रेस्पॉन्स सेल प्रोड्यूस करता है। तो हम देखेंगे एक नॉर्मल स्ट्रक्चर जिसके ज़रिए आप कुछ जो है अडेप्टेशन, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी को समझ सकते हैं। तो ये जो टॉपिक्स है रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फिर अडेप्टेशन, इसे हम जो हमारे नेक्स्ट फ्यूचर में जो टॉपिक्स होगा जैसे पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन सेल इंजरी, उसमें हम इसे बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। तो इसको थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। जो है एक नॉर्मल सेल है, उसे अल्ट्रेशन फंक्शन डिमांड, जो कि इसमें सेलुलर फंक्शन में थोड़ा बदलाव होगा जिससे वो अडेप्टेशन होगा। उस अडेप्टेशन में अट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लाजिया, मेट्रोप्लाजिया, डाइप्लाजिया, इन अडेप्टेशन का तरीके का होता है। अगर उससे हम स्ट्रेस को रिमूव करें, यानी जो पॉजिटिव एजेंट है उसको रिमूव करने से सेल रेस्टोर हो सकता है। फिर माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस, जब हम थोड़े अमाउंट ऑफ स्ट्रेस डालेंगे तो रिवर्सिबल सेल इंजरी होगा। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में डिजेनरेशन, सबसेलुलर अल्टरेशन, इंटरसेलुलर अक्यूमुलेशन, उससे अगर हम स्ट्रेस को रिमूव करेंगे तो वो फिर से रिपेयर हो सकता है। और जो है नॉर्मल सेल, जब हम उसे सेवरल स्ट्रेस, यानी उसमें ज़्यादा तरीके से स्ट्रेस को हम डालते हैं तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होता है, जिससे ज़रिए सेल का डेथ हो जाता है, वो फिर से रिवर्सिबल पोजीशन में नहीं आ सकता। तो हम देखेंगे जो सेल इंजरी का कॉजेस है, जो कि जेनेटिक कॉजेस एंड एक्यूरेट कॉजेस, उसके बारे में हम डिटेल तरीके से देखेंगे। तो दोस्तों जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है जेनेटिक कॉज। तो जेनेटिक कॉज क्या होता है, जिसमें जेनेटिक कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है सेल में, जिसके ज़रिए सेल डैमेज होने लगता है या फिर कई तरीके का जो डिसीज़ है वो हमें दिखाई देने लगता है। तो जेनेटिक कॉजेस क्या है, ड्यू टू द चेंज इन द जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल वेराइटी ऑफ डिसीज ऑकर्स, यानी जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन चेंज होता है सेल में
तो जिसके ज़रिए बहुत तरीके का डिसीज़ दिखाई देता है, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड कलर ब्लाइंडनेस। तो फ्रेंड, जो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम मतलब जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होता है, जिसके ज़रिए जो है पेशेंट में या फिर उसी जो डिसीज़ कंडीशन में जो है इंडिविजुअल का ग्रोथ बहुत धीमे तरीके से होता है और उसका जो फेज़ है वो राउंड होने लगता है। यानी जो जिनको डाउन सिंड्रोम होगा उनका ग्रोथ बहुत ही धीमे तरीके से होगा। और जो टर्नर सिंड्रोम है वो ज़्यादातर फीमेल्स में दिखाई देता है और ये है क्रोमोसोमल एक्स में जो है डिग्रेडेशन या फिर बदलाव होने से ये टर्नर सिंड्रोम होता है, जिसके जरिए जो सेक्सुअल ऑर्गन्स फंक्शंस है वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है। और जो कलर ब्लाइंडनेस मतलब कुछ पेशेंट्स है जिनको कई तरीके का कलर दिखाई नहीं देते, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। एक्वायर्ड कॉजेस मतलब कुछ अदर देन द जेनेटिक कॉजेस, तो जिसमें हाइपोक्सिया एंड इस्केमिया जैसे ऑक्सीजन डिप्राइवेशन भी कहते हैं, फिर फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबियल, इम्यूनोलॉजिकल, न्यूट्रिशनल डिग्रेडेंटमेंट एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर या फिर सोशोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इसके जो एक्वायर्ड कॉजेस है इसके ज़रिए सेल का भी डैमेज होता है। तो आइए चलिए एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हाइपोक्सिया या फिर इस्केमिया, जिससे हम ऑक्सीजन डिग्रेडेंटमेंट भी कहते हैं। तो हाइपोक्सिया में क्या होता है? हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन का डिक्रीज होना है। हाइपोक्सिया इज डिक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल एंड इस्केमिया इज लेस एफ्यूजन टू द सेल। मतलब जब ऑक्सीजन डिमांड्स कम हो जाएगा जिससे सेल एफ्यूजन नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन कंटेंट डिमांड हो, ऑक्सीजन है उसका कंटेंट बहुत ही कम हो जाएगा, जिससे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि सेल प्रोडक्शन में फिर सेल सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, उसमें अफेक्ट होगा, जिससे सेल इंजरी हो जाएगा। यानी जो मेन फंक्शन है ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन सेल जो है वो सर्वाइव नहीं हो सकते। और नेक्स्ट जो है फिजिकल एजेंट, यानी फिजिकली सेल को कैसे डैमेज किया जा सकता है, यानी सेल डैमेज होता है फिजिकली, तो जिसमें मैकेनिकल, थर्मल मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिकल शॉक से, रेडिएशन से, चाहे अल्फा बीटा गामा रेडिएशन एंड चेंज इन एटमॉस्फेयर प्रेशर डायरेक्टली हार्मफुल टिश्यू। जो मैकेनिकली फिर हीट के चलते, फिर इलेक्ट्रिक शॉक, रेडिएशन के चलते और एटमॉस्फेरिक चेंज के चलते जो है टिश्यू को डायरेक्ट अफेक्ट होता है और टिश्यू डैमेज होने लगता है। अब हम देखेंगे जो केमिकल एजेंट्स हैं, यानी कुछ केमिकल एजेंट्स चाहे वो अल्कलाइन हो, एसिड्स हो, जिसके जरिए सेल जो है डैमेज होने लगता है। और जो केमिकल एजेंट्स से होने वाले जो सेल इंजरी वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होता है, जिससे हम फिर से सेल को रीस्टोर नहीं कर सकते। तो केमिकल एजेंट्स लाइक एसिड, अल्कलाइन, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट, हाइपोटोनिक या फिर हाइपोटोनिक सोल्यूशन, साइनाइड, मर्क्यूरी, लेड एक्सेट्रा causes chemical reaction with cell component leads to the irreversible damage of the cell। और ये जो केमिकल एजेंट्स हैं वो सेल के जो केमिकल्स रहते हैं सेल के कंपोनेंट्स के ज़रिए वो रिएक्ट होते हैं। उन दोनों सेल के कंपोनेंट और इस केमिकल्स है ये दोनों रिएक्ट होने लगते हैं, जिसके ज़रिए सेल जो है डैमेज होने लगता है और ये जो इरिवर्सिबल सेल डैमेज होता है। अब हम देखेंगे माइक्रोबियल एजेंट्स, यानी जो है वेरियस माइक्रोबियल एजेंट्स, यानी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिससे वो अपने आप को मल्टीपली ग्रोथ करता है। ग्रोथ करने के बाद वो सेल, अगर वो सेल में अटैच होगा तो वो सेल को डैमेज करने लगता है। तो इसमें कई तरीके से जो है फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, या फिर जो है कुछ एग्जांपल हम देखेंगे। वायरल डिसीज़ लाइक कॉमन कोल्ड मतलब राइनो वायरस से होता है जो कि, और एड्स जो है वो एड्स यानी HIV, फिर फंगल इन्फेक्शन एंड जो डिसीज़ स्किन डिसीज़ मतलब जो है फंगल इन्फेक्शन, जैसे आपको रिंगवॉर्म्स हो गया। तो इन कई तरीके का जो है डिसीज़ है वो फंगल इन्फेक्शन या फिर माइक्रोबियल के चलते होता है। तो अब हम देखेंगे जो हमारे नेक्स्ट है वो है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स, यानी ये जो है बॉडी की इम्यूनिटी से होता है। यानी जो इम्यूनिटी मतलब जो है हमारे बॉडी पर होने वाले जो फॉरेन पार्टिकल के अटैक से हमें जो है प्रोटेक्ट करता है इम्यूनिटी। फॉर एग्जांपल आपके बॉडी की जो इम्यूनिटी है अगर वो वीक होगा तो आपके ऊपर सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर फॉरेन पार्टिकल का अटैक होगा, जिससे आप जो है
कई तरीके के रोगों से आप घिर सकते हैं। तो जो इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स हैं उसके चलते जो है सेल डैमेज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स यानी जो इम्यूनिटी है वो अपने आप में एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन करके वो सेल को डैमेज करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल माइस्थेनिया ग्रेविस जो है वो एक ऑटो एंटीबॉडी रिएक्शन है, और जो कि एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स जो मोटर एंड प्लेट है न्यूरॉन के, उससे जो रिसेप्टर्स है उसको डिक्रीज करता है, जिसके चलते आपको चलने में आपको परेशानी हो सकती है। फिर है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी इन इम्यून सिस्टम, जिसके चलते ये सेल डैमेज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कई बार आपके बॉडी में इचिंग होने लगता है, जिससे जरिए आपके बॉडी में जो है आपकी स्किन में रेड रैशेस दिखाई देने लगते हैं, वो स्वेल हो जाता है। तो ये था हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसके जरिए आपका सेल का डैमेज होने लगता है। तो इम्यूनोलॉजिकल एजेंट हो गया। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशनल डिग्रेडमेंट, मतलब जब आपके न्यूट्रिशन बॉडी में जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है अगर उसमें कमी है, फिर डेफिशिएंसी दिखाने देने लगती है, तो जिसके ज़रिए सेल का डैमेज भी होने लगता है। यानी जो सेल को सर्वाइव करने के लिए जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है अगर उसकी कमी होती है तो जो है सेल डैमेज होने लगती है। कई तरीके के रोग भी हो सकते हैं, जो उसमें एक है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात में दिखाई नहीं देते, तो विटामिन ए के चलते ये डिसीज़ होने लगती है। फिर जो है अगर न्यूट्रिशन एक्सेस अमाउंट भी हो गया तो भी बहुत ही प्रॉब्लम होगा। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको एक सीमित मात्रा में, एक लिमिटेड मात्रा में न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, अगर उससे वो ज़्यादा होता है तो फिर भी प्रॉब्लम होता है। तो इसके चलते जो है अर्थेरोस्क्लेरोसिस, फिर कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ यानी हार्ट डिसीज़ और ब्लड प्रेशर, कई तरीके का रोग आपको हो सकता है। अब हम देखेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो जो साइकोलॉजिकल है वो है इनबैलेंस बिटवीन न्यूरो ट्रांसमीटर, जो बॉडी के न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं जिससे सिग्नल पास होने लगता है, अगर उसमें इनबैलेंस होने से आपका जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आपको हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल हो गया डिप्रेशन। फिर जो डिप्रेशन के चलते लोग स्मोकिंग या फिर अल्कोहलिज्म के शिकार बनते हैं, जिसके ज़रिए लोगों को कई तरीके का डिसीज़ हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप इस पैथो रिलेटेड या फिर सेकंड सेमेस्टर के दूसरे भी बुक या फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर कौन से भी फार्मेसी के बुक आप खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक को और भी डिटेल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर हमारे वेबसाइट के लिंक है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।